हेलो फ्रेंड्स, 14 जून की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 9 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है अग्रेरियन डिस्ट्रेस इन मध्य प्रदेश कंटिन्यूज टू क्लेम लाइव्स। तो अभी मध्य प्रदेश से यही न्यूज आई है कि 2 फार्मर्स, डेट रिडन फार्मर्स जिनके ऊपर कर्जा था, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है। तो इनमें से एक फार्मर था, उनके ऊपर 6 लाख का लोन था, तो उसमें से 4 लाख उन्होंने बैंक से लिए थे और 2 लाख साहूकार से, लोकल मनी लेंडर से। और जो दूसरे फार्मर थे, उन्होंने 7 लाख का उनके ऊपर लोन था और उन्होंने सारा अमाउंट लोकल मनी लेंडर से लिए थे। और वो पिछले 2 सालों से इसको रीपे करने के लिए अपना, इसका इंटरेस्ट रीपे करने के लिए अपना 7 एकड़ लैंड ऑलरेडी बेच चुके थे। तो ये सारी डिटेल्स आ रही है। इवन फर्स्ट फार्मर के पास 9 एकड़ लैंड था और इतना लोन था। तो ये 2 न्यूज है जो नो फार्मर सुसाइड से, इससे सिचुएशन और टेंस हो गई है मध्य प्रदेश में। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, इन्होंने अनाउंस किया था, शिवराज सिंह चौहान ने, कि यहाँ पे जो है फार्मर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। ये अनाउंस किया गया था। जो नहीं है जो उस स्कीम के अंदर, उनको लाया जाएगा, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे। पर फार्म लोन वेवर अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और अब ये न्यूज आ रही है। ऑलरेडी हमने पहले फ्रंट पेज न्यूज देखी है कि 5 लोगों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ पुलिस फायरिंग, क्योंकि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, जून की न्यूज है ये, तब ये काफी वायलेंट हो गया और पुलिस फायरिंग में 5 फार्मर्स की डेथ हो गई। तो अब ये 2 सुसाइड्स के न्यूज भी सामने आ रही है। फिर अगला न्यूज आइटम है गोरखा मूवमेंट गैदर्स टीम। तो ये गोरखा लैंड के बारे में, तो ये एक सेपरेट स्टेट डिमांड किया जा रहा है इन दार्जिलिंग हिल्स इन वेस्ट बंगाल। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया में वेस्ट बंगाल स्टेट में या नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे ये गोरखा लैंड डिमांड किया जा रहा है। तो ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा करके जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिमांड को स्पीयर हेड कर रही है। और ये डिमांड इसीलिए इनिशिएट हुआ है, ट्रिगर जो है वो ये था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लाने वाले हैं एजुकेशन में, तो बंगाली कंपलसरी किया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि ये दार्जिलिंग हिल्स में नहीं किया जाएगा। पर इसी पॉइंट पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने पूरा एक प्रोटेस्ट इनिशिएट कर दिया। तो अब तक ये पीसफुल रहा है, हालांकि आर्मी का भी प्रेजेंस यहाँ पे लाया गया है। तो अब यही डिमांड है, गोरखा लैंड सेपरेट स्टेट। ये काफी पुराना डिमांड है, अब फिर से इसको रिवाइव किया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है विजय माल्या एक्सट्रेडिशन हियरिंग ऑन December 4। तो विजय माल्या के बारे में पता होना चाहिए आपको कि ये एक लिकर बैरन है। इनकी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड करके लिकर कंपनी है, प्लस इन्होंने एयरलाइन कंपनी भी लॉन्च की थी 2005 में, किंगफिशर एयरलाइंस। तो ये काफी प्रोमिनेंटली लॉन्च की गई। इसने इवन एयर डेक्कन को अक्वायर किया 2007 में, लेकिन 2010 से ये डिस्ट्रेस में आ गई। ये लोन्स जो किंगफिशर एयरलाइंस ने लिए थे वो रीपे नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए जो बैंक कंसोर्टियम है, बैंक्स ने डिसाइड किया, जो ग्रुप ऑफ बैंक्स है जिन्होंने लोन्स दिए थे, उन्होंने ये लोन को रीस्ट्रक्चर भी करके दिया। तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स किया जाता है कि प्रोविजन दिया जाए कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मदद दे रहे हैं, तो आपकी जो जो बिजनेस है वो सही चले। अगर बिजनेस चलेगा सही तो उनको रीपेमेंट भी मिलेगी बैंक्स को। अगर बिजनेस कोलैप्स होगा तो बैंक्स को भी नुकसान होगा। तो इसीलिए वो रीस्ट्रक्चरिंग करके प्रोविजन किया जाता है, ये बैंक्स प्रोवाइड करती है। तो ये भी किया गया, लेकिन 2011 में, 1 साल में ही, किंगफिशर एयरलाइंस का पूरा नेटवर्थ है वो खत्म हो गया। और इस वजह से फिर इनके ऑपरेशंस पे असर पड़ने लगा। ये कैश एंड कैरी बेसिस पे फ्लाई करते थे और ये एनपीए प्रॉब्लम फाइनली इन एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक्स ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो डिक्लेयर किए गए थे, लेकिन फिर 2013 में डिएगो ये कंपनी ने 27% स्टेक खरीदा यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में, उन्होंने 6,500 करोड़ पे किया। तो ये पे यहाँ पे इसमें से कुछ भी किंगफिशर एयरलाइंस के लैंडर्स को, बैंक्स को नहीं मिला। तो इसीलिए यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए कि ये विलफुली डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब ये जानबूझ के रीपेमेंट्स नहीं कर रहे हैं। इनके पोजीशन है, कैपेसिटी है, दूसरा बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, पर वो नहीं रीपे कर रहे हैं। तो इसीलिए अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर अनाउंस कर दिया और इनके अगेंस्ट केस लॉन्च किया गया कि ये बैंक को पेमेंट नहीं कर रहे, तो बैंक लोन्स पे डिफॉल्ट कर रहे, इसीलिए केस लॉन्च किया गया। तो प्रेजेंटली न्यूज ये है कि हम चाहते हैं कि ये अभी फिलहाल यूके में है, तो हम चाहते हैं इनका एक्सट्रेडिशन, कि यूके गवर्नमेंट इनको हैंड ओवर करे, क्योंकि इनके ऊपर केस चल रहा है ऑन बैंक लोन्स डिफॉल्टिंग। और ये डिफॉल्ट लोन अमाउंट है अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज।
तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। प्लस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी है, यूके और इंडिया के बीच में ये ट्रीटी है 1993 से, लेकिन अब तक एक भी एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ एक्सेप्ट द वन विच हैपेंड इन अक्टूबर 2016। तो ये एक एक्स्ट्राडिशन हुआ था मिस्टर समीर भाई विनू भाई पटेल का, जो वांटेड है इन 2002 गुजरात राइट्स केस, और अब इसीलिए हम ये परस्यू भी कर रहे हैं। लेकिन अभी न्यूज यही है कि इनका जो हियरिंग है वो यूके में December 4 को होगा, एंड ऑफ द ईयर। तो वही है। तो ये पूरा विलफुल डिफॉल्टर का नोटिस जो आया था वो डिटेल्स भी दिए गए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, और बाकी भी और लोग हैं जिनका हम एक्स्ट्रेडिशन चाहते हैं यूके से, और ये भी पेटिशन हमने दिए यूके गवर्नमेंट। फिर अगला है इंडिया रैटिफाइज कोर कन्वेंशंस टू क्लैम्प डाउन ऑन चाइल्ड लेबर। तो इंडिया ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के ये 2 कोर कन्वेंशन है चाइल्ड लेबर पे, उनको रैटिफाई किया है। तो साइनिंग होता है और एक रैटिफिकेशन होता है। तो रैटिफाई किया मतलब उनके ऊपर बाइंडिंग हो गए। तो अब यहाँ पे पीरियोडिक रिपोर्टिंग करना होगा ILO को, एवरी 4 years ये पीरियोडिक रिपोर्टिंग होगी, और गवर्नमेंट को प्रूव करना होगा कि उन्होंने यहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रोग्रेस किया, तो इनको प्रूव करना होगा। तो ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन 138 जो है, ये एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है कि कब तक मिनिमम बेसिक एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए और कब वो एम्प्लॉयबल एज के लिए आ जाते हैं। और दूसरा कन्वेंशन जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए ये है। तो ये जो है, ये 2 कन्वेंशन को इंडिया ने भी साइन किया है। तो ये इस कंटेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है कि इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट लाई है 2016 में। तो ये अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया था, नोबेल पीस प्राइज लॉरेट मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, हमने ये न्यूज में देखा है। और उन्होंने ये इंडिकेशन दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ये 2 ILO कन्वेंशन रैटिफाई कर रही है, और इसको प्रेस किया गया। तो इवन ये अमेंडमेंट एक्ट के अंदर रूल्स लाए गए टू क्लैरिफाई, क्योंकि अमेंडमेंट को ये जो क्रिटिसिज्म मिला इसलिए था क्योंकि इन्होंने कहा कि अब चिल्ड्रन अब बिलो 14 years ऑफ एज उनको कोई ना एम्प्लॉयमेंट में नहीं ले सकते। जो ओरिजिनल एक्ट है अमेंडमेंट से पहले, उसमें यहाँ प्रोविजन था कि वो सिर्फ हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में और थोड़ी जो एम्प्लॉयमेंट लिखी गई थी उनमें इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज। अब यहाँ पे है कि चिल्ड्रन अप टू 14 years ऑफ एज कहीं भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ओनली एक्सेप्शन से अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में है, या फैमिली एंटरप्राइज कुछ, तो उसमें हेल्प कर सकते, वो है। और फिर दूसरा जो है प्रोविजन ये था कि जो 14 years से ऊपर है, 14 to 18 years, ये नई कैटेगरी रिकॉग्नाइज की गई अमेंडमेंट एक्ट में कि ये एडोलेसेंट ग्रुप जो है, तो एडोलेसेंट्स का एम्प्लॉयमेंट हजार्डियस ऑक्यूपेशन में अलाउड नहीं होना चाहिए। और इससे पहले जो ओरिजिनल एक्ट है उसके अंदर एडोलेसेंट्स के बारे में मेंशन ही नहीं था। तो ये है। प्लस वही है कि चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल आवर्स ये डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस में हेल्प कर सकते हैं, तो इसको काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो अब रूल्स लाए गए, रूल्स चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रिवेंशन रूल्स 2017। तो इसके अंदर क्लैरिफिकेशन आया है कि किन आवर्स में आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, शाम के 7 से सुबह 8 बजे तक वो काम नहीं कर सकते, आफ्टर स्कूल आवर्स ही काम कर सकते हैं, कितना घंटा, वो सब डिटेल्स इसमें रूल्स में उन्होंने क्लैरिफाई किया। फिर अगला न्यूज आइटम है What ails the navigation Indian constellation? नाविक। तो नाविक है इंडिया का रिस्पॉन्स। तो यूएसए ने जो बनाया है GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये वही लाइन पे है, ये रीजनल है, ये ग्लोबल नहीं है। तो यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS जो सर्विसेज है वो यूएस ने फ्री रखा है, एनीबडी कैन यूज इट, इट्स ओपन। लेकिन यूएसए कभी भी इस पे रिस्ट्रिक्शंस ला सकती है। और GPS के 2 फंक्शंस है, एक तो सिविलियन फंक्शंस और मिलिट्री फंक्शंस भी है। और जब हमने मिलिट्री पर्पसेस के लिए इसका डिमांड किया इंफॉर्मेशन यूएस से, तब उन्होंने हमको डिनाई किया था। तो इसीलिए इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी एक प्रोमिनेंट लीडर है। तो इसीलिए हमने नाविक ये सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया। तो यहाँ पे 7 सैटेलाइट्स है जो नाविक कॉन्स्टलेशन में बिलोंग करती है, और ये सारे ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए फ्रॉम 2013 to 2016। तो ये IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो 1A से लेके 1G तक ये 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। इनमें से 3 सैटेलाइट्स है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ये इसका क्या मतलब है जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस, वो भी हम देखते हैं। तो ये डिटेल दिए गए नाविक के बारे में। तो ये अराउंड 1420 crore का पूरा कॉस्ट है नाविक प्रोजेक्ट का। तो ये जो है यहाँ पे हमको जो GPS
जैसी फैसिलिटीज, पोजिशनिंग सिस्टम फैसिलिटीज, ये मिलेंगी हमको इंडिया और उसके नेबरिंग रीजन में। तो अप टू 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स भी ये सर्विसेज अवेलेबल होगी। तो ये जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, इसका डिफरेंस क्या होता है? तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट मतलब वो ऑर्बिट जो जो 24 आवर्स लेता है, लिटिल लेस देन 24 आवर्स, जितना टाइम रोटेशन ऑफ अर्थ को लगता है उतना ही टाइम ये रेवोल्यूशन को लगेगा। तो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हो गए। तो काफी सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हो सकते हैं एट डिफरेंट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जितने टाइम में यहाँ सैटेलाइट एक रेवोल्यूशन करेगी उतने टाइम में अर्थ का एक रोटेशन हो जाएगा। तो ये है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है, तो ये जियो स्टेशनरी भी इट्स अ सबसेट, इट्स वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसी है कि जो इसका एंगल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो 90 डिग्री है, और इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये 0 डिग्री एंगल पे। तो इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये लिखा हुआ है 0 डिग्री इंक्लिनेशन। और इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप कहीं भी अर्थ पे हो, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जैसे आपका पोजीशन रोटेशन में चेंज होता है, वैसे ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी आप वही पॉइंट लेकिन देखोगे हर बार, क्योंकि जैसे रेट आप जिस रेट पे आप हो उसी रेट पे ये सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रही है। तो वो है। तो ये इसका हाइट भी है, वो अराउंड 36,000 किलोमीटर्स हाइट पे होता है, ऑल्टीट्यूड होता है फॉर दीज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो ये लॉन्च किए जाएंगे। तो फिलहाल न्यूज ये है कि नाविक कॉन्स्टलेशन के 7 सैटेलाइट सब लॉन्च हो चुके हैं। इन सैटेलाइट्स के ऊपर ये रिबिडियम क्लॉक्स है। तो हर सैटेलाइट के ऊपर ये ऑनबोर्ड रिबिडियम क्लॉक्स है, 3 रिबिडियम क्लॉक्स है। लेकिन जो न्यूज आई अभी वो ये थी 2016 जून में कि IRNSS 1A, तो IRNSS 1A का जो सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट का जो ये क्लॉक है, क्लॉक्स नहीं फंक्शन कर। तो क्योंकि एक सैटेलाइट डाउन हो गई, तो यहाँ पे इसरो अभी भी ट्राई कर रहा है कि इसको रिवाइव किया जा सके। लेकिन अगर ये नहीं फंक्शन करेगी तो फिर इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो वही है, फिर वो जीपीएस की तरह फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अब इसरो स्टेप्स ले रही है कि या तो ये रिवाइव हो रुबिडियम क्लॉक्स, या तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि 2 बैकअप नेविगेशन सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। तो ये एक रिप्लेस हो जाएगी और बैकअप भी हो। तो ये डिमांड, ये प्रोविजंस किए जा रहे हैं। और एक पॉइंट रेज की जा रही है, वही है कि रुबिडियम क्लॉक्स जो यूज किए जा रहे हैं पुराने स्टैंडर्ड से एक्यूरेट क्लॉक्स टाइमिंग के लिए। तो अब जो नया स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो है सीजियम क्लॉक्स का। तो वही एक्सपेक्टेड है कि नई सैटेलाइट्स में सीजियम क्लॉक्स यूज किए जाएंगे। फिर अगला न्यूज आइटम है टाइम टू स्किप कुरुवई क्रॉप, डिबेट रेजेस इन कावेरी डेल्टा। तो ये कावेरी डेल्टा रीजन तमिलनाडु का है। कुरुवई का मतलब होता है शॉर्ट टर्म। तो ये कुरुवई एक शॉर्ट टर्म सीजन होता है जिसके अंदर पैडी राइस क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है यहाँ तमिलनाडु में। तो ये अभी फिलहाल जो ड्रॉट लाइक कंडीशंस थे, मेट्टूर डैम में पानी नहीं है, और मेट्टूर डैम है यहीं पे तमिलनाडु में कावेरी रिवर के ऊपर। तो यहाँ पे पानी नहीं है, इसीलिए 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम हो गया, 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर हो गया सिंस द लास्ट 5 years कि यहाँ पे पानी नहीं होने की वजह से इधर मेट्टूर डैम के गेट्स ओपन नहीं किए जा सकते, और इसकी वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है फार्मर्स को। और वही कुरुवई सीजन फिर कैसे क्रॉप्स सो किए जाएंगे, वो क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं कि ये क्रॉप्स अब आपको फार्मर्स को नहीं सो करना चाहिए, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि काफी पानी की जरूरत होती है और इवन ग्राउंड वाटर पोजिशन काफी डिटीरियोरेट हो गया है। तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जा रहा है जो सांबा सीजन होता है, जो अभी मानसून में स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त टू दिसंबर जन, तो वो सांबा सीजन में तो पैडी ग्रो होता ही है, तो तभी ग्रो किया जाए ऐसे। तो एक्चुअली ये डिमांड काफी टाइम से कर्नाटका कर रही है कि तमिलनाडु जो ये कुरुवई क्रॉप सो करते ये ना सो करे। तो ये जो है बेसिकली कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में ये कर्नाटक और तमिलनाडु 2 प्रोमिनेंट नेशंस इन्वॉल्व है, और ये राइस क्रॉप यहाँ पे तमिलनाडु काफी ग्रो करती है। इवन शुगर केन कल्टीवेशन भी तमिलनाडु कर्नाटका में हाई है। तो वही ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है और वाटर है नहीं। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो भी काफी पुराना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये कावेरी रिवर है और ये मेट्टूर डैम है यहाँ पे, और यहाँ पे कृष्ण राजा सागर डैम है कर्नाटका में ऑन कावेरी रिवर।
तो ये जो डिस्प्यूट है ये ब्रिटिश एरा का डिस्प्यूट है। तो जब ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया मैसूर प्रिंसली स्टेट के साथ 1892 में कि रिवर वाटर कैसे कावेरी का शेयर किया जाए, और ब्रिटिशर्स ने तब ये जो बनाया था अवार्ड अग्रीमेंट, वो काफी मद्रास प्रेसिडेंसी के फेवर में था, मतलब फिलहाल तमिलनाडु के फेवर में। तो वही डिस्प्यूट तब से चला आ रहा है। और फिर उसके बाद 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि आप कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अपॉइंट कीजिए, और ये ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट किया गया। और डिबेट होने के बाद फाइनली जो डिसीजन लिया गया 2007 में फाइनल अवार्ड आया। तो ये 2007 का फाइनल अवार्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलोकेशन किया गया है। तो सबसे ज्यादा अलोकेशन तमिलनाडु को है, फिर कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी। तो ये जो अनाउंस किया गया ट्रिब्यूनल अवार्ड, तो इसके अंदर कर्नाटका ने प्रोटेस्ट किया कि ये बायस्ड अवार्ड है। और फिर अलग ट्रिब्यूनल भी एस्टेब्लिश किया गया न्यू चेयरमैन BS चौहान के साथ इन 2014। और अब ये जो है हियरिंग चल रही है इवन इन सुप्रीम कोर्ट ऑन कावेरी वाटर डिस्प्यूट। और कर्नाटका गवर्नमेंट को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप पानी रिलीज करो तमिलनाडु को, पर क्योंकि ये जो डील थी वो इतनी तमिलनाडु के फेवर में थी कि इसीलिए फार्मर्स ने यहाँ पे ये क्रॉपिंग इनिशिएट किया, इवन शुगर केन क्रॉपिंग, राइस क्रॉपिंग। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है न्यू लेबर सर्वे टू जनरेट क्वार्टरली एंड एनुअल डेटा। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अनाउंस किया है कि वो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे लॉन्च करेंगे। तो ये अप्रैल 2017 से इफेक्टिव होगा, और ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा प्रोवाइड करेगा ऑन क्वार्टरली एंड एनुअल बेसिस फॉर अर्बन एरिया, और एनुअल डेटा होगा फॉर रूरल एरिया। सॉरी, क्वार्टरली फॉर अर्बन एरिया एंड एनुअल फॉर रूरल एरिया। तो अभी जो डेटा आता है वो एवरी 5 इयर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो अब जो ये लॉन्च किया जाएगा तो ये क्विक डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, और इसके अंदर भी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कंप्यूटर असिस्टेड पेपर पर्सनल इंटरव्यूइंग मेथड। तो ये जो टैबलेट्स में डेटा एंटर करके प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, वो यूज किया जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है। इवन वो प्रपोज कर रहे हैं कि बेस ईयर जो है नेशनल अकाउंट्स के लिए वो चेंज किया जाए 2011-12 से 2017-18। तो ये भी प्रपोज किया जा रहा है। और मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये भी कहा कि जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, वैसे अब हम एनुअल सर्वे ऑफ सर्विसेज भी करेंगे। तो ये भी अनाउंस किया गया। फिर अगला है सेबी इशूज फ्रेमवर्क फॉर कमोडिटी ऑप्शंस। तो सेबी ने अभी अनाउंस किया है कि कमोडिटी एक्सचेंजेस अब ऑप्शंस ट्रेडिंग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ एक ही कमोडिटी पे करंटली करेंगे, पायलट बेसिस पे किया जा रहा है। तो हर एक्सचेंज के एक ही कमोडिटी के ऊपर ऑप्शंस ट्रेडिंग इनिशिएट करेगी। तो वो अब उनके टॉप 5 जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑलरेडी अलाउड है, फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, हम डिटेल में देखेंगे। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग ऑलरेडी अलाउड है। तो जो टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, उनमें से ही कोई एक वो सिलेक्ट करके अनाउंस कर सकती है। तो ये सेबी जो है ये स्टॉक मार्केट को तो रेगुलेट करते हैं, लेकिन कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेशन भी इन्होंने सब्ज्यूम किया इन 2015। तो 2015 से कमोडिटी एक्सचेंजेस भी इनके रेगुलेशन में आती है। तब से डिमांड है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग भी आप अलाउ कीजिए। तो अब ये डिमांड एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो जो इंडिया का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, वो है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो इनके टॉप 5 जो कमोडिटीज है ऑफ फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, वो है क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक और कॉपर। तो इनमें से कोई एक पे ऑप्शन ट्रेडिंग वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इवन जो दूसरा प्रोमिनेंट है कमोडिटीज एक्सचेंज, वो है NCDEX। NCDEX में भी टॉप कमोडिटीज यहाँ पे है, वो है ये सोयाबीन, सोया ऑयल एक्सेट्रा। तो अब ये देखेंगे क्या स्टेप्स ये कमोडिटी एक्सचेंजेस लेती है। तो ये कमोडिटी ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है। तो कमोडिटी ट्रेडिंग मतलब हम स्टॉक्स पे देखते हैं, सेबी जो रेगुलेशन होता है, तो ट्रेडिंग जो होता है स्टॉक्स शेयर्स का होता है। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग है, इसके अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग होता है। तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मतलब कोई भी गुड्स, कोई भी चीज है आप जो खरीद रहे, ट्रेड कर रहे, लेकिन ये कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है बेसिकली ऑन दी एक्सचेंजेस। तो मतलब एक डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये कमोडिटी, हम बायर और सेलर है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। तो बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि सेलर, बायर कहते हैं कि हम ये फ्यूचर डेट पे ये कमोडिटी इतने प्राइस पे खरीदेंगे, मतलब आपने प्राइस अभी डिसाइड कर लिया। तो जो मार्केट में बाद में कैसा प्राइस होगा, वो सारा स्पेक्यूलेशन इन्वॉल्व होता है कि आपको क्या लगता है कैसा प्राइस होगा, तो वो डिसाइड करते हैं।
तो जो प्राइस आज डिसाइड हुआ है, मे बी से फॉर एनी एग्रीकल्चरल कमोडिटी, तो ये आपने तब जब डिसाइड किया है तब तो फार्मर ने सो भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पता है, और आप एक स्पेक्यूलेशन करते हैं, तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव होता है। तो वही है, तो इसके अंदर फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में दो टाइप्स होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। तो फ्यूचर्स ऑलरेडी अलाउड था, ऑप्शंस में दो ऑप्शंस होते हैं, पुट और कॉल ऑप्शन। तो इन ये ऑप्शंस अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पायलट बेसिस पे। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपने कहा अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप ये फ्यूचर डेट पे ये बाय करोगे, तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फिर फुलफिल किया जाता है ऐसे। लेकिन ऑप्शंस में कॉल और पुट ऑप्शन होता है कि आप ऑप्शन यूज कर सकते हो कि बाइंग सेलिंग में कि आपको करना है या नहीं, ऐसे। तो वो है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस भी दिए गए फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो ये प्योर ट्रेडिंग टूल है कि आपने डिसाइड किया आप ट्रेड करोगे, आप जरूरी नहीं जिसने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लिया वही ट्रेड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जो है डेरिवेटिव है वो फिर मार्केट पे बाइंग सेलिंग होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों को शेयर करना पड़ेगा रिस्क। मतलब अगर हमने जो डिसाइड किया है प्राइस, तो अगर बायर ने डिसाइड किया है जो प्राइस उससे ज्यादा प्राइस है मार्केट में, जब फ्यूचर डेट वो आएगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट को आपको फुलफिल करना है, तो उससे ज्यादा प्राइस है, मतलब कि आप मार्केट में, मतलब आपको ये चीप में मिल गया फार्मर से। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो ज्यादा प्राइस पे खरीदना होगा ये कमोडिटी। तो ये बायर का नुकसान फायदा हुआ, सेलर का नुकसान हुआ। और अगर मार्केट में प्राइस कम हो गए तो आप ज्यादा पे डिसाइड किया, तो सेलर को फायदा हुआ, बायर को नुकसान हुआ। तो वो था शेयरिंग द रिस्क, दोनों में से एक का फायदा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है इसमें रिस्क लिमिटिंग किया जाता है, तो इसके अंदर प्रीमियम पे करना होता है ऑप्शंस में। तो यहाँ पे प्राइस ज्यादा होता है और रिस्क जो होती है एक ही पार्टी बेयर करती है, तो सिर्फ और सेलर तो सेलर ही, ऐसे। तो ये जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ये आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इसका, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉक मार्केट जो डेरिवेटिव्स मार्केट में, वैसे ही ऑप्शंस का भी ट्रेडिंग होता है ऐसे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस अमाउंट है वो प्राइस जो मार्केट में प्राइस है एग्जीक्यूशन टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट के, तभी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जो ऑप्शन है उसके अंदर ये प्राइस का ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाता है क्योंकि प्रीमियम पे किया गया, तो जो अमाउंट ऑफ लॉस वगैरह होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो ये फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है द लास्ट वन, आरबीआई रेफर्स 12 अकाउंट्स टू इंसॉल्वेंसी प्रोसेसेस। तो हमने कल ऑलरेडी देखा फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली ने हिंट दिया था कि आरबीआई वर्क कर रही है, वो ये एनपीएस रेजोल्यूशन के लिए स्टेप्स लेगी अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2015। तो ये जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है उसके अंदर यहाँ पे प्रोविजंस यूज किए जाएंगे। तो अब आरबीआई ने अनाउंस किया है कि हमने 12 एनपीएस 12 बोरोवर्स एनपीएस हमने सिलेक्ट किए, और हर एक एनपीए का अमाउंट है 4000 करोड़ प्लस ईच। तो ये सारे एनपीएस को अब यहाँ पे इनके लिए प्रोसीडिंग्स ट्रिगर किए जाएंगे अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2015। तो वही है बैंक का बैड डेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये आरबीआई की इंटरनल एडवाइजरी कमिटी है जिसने ये 12 बोरोवर्स को आइडेंटिफाई किया है, पर इनका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया, क्योंकि एक बार अगर पता चल गया कि ये है जिनके ऊपर एनपीएस है और ये फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो इवन मार्केट कॉन्फिडेंस उनकी एंटिटीज से कम हो जाता है और फिर पूरा कोलैप्स हो जाएगा। और फिर जो एनपीएस जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इसको इसका एसेट्स का वर्थ फिर से लाने के लिए, या इवन एसेट्स एकदम ड्रास्टिकली डाउन हो जाए उससे कुछ अर्निंग्स करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो अगर वो रिवील कर दिया गया तो पूरा पर्पस सॉल्व फुलफिल ही नहीं होगा, इसीलिए सीक्रेट रखा गया है। और ये प्रायोरिटी बेसिस पे अब रिजोल्यूशन इनका किया जाएगा अंडर नेशनल कंपनी लॉ रिव्यू। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हमने ऑलरेडी कल देखा कि इसमें कैसे स्टेप्स लिए जाते हैं और फिर इंसॉल्वेंसी की जा सकती है। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।